लेक्चरशिप के बाद सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई कर जाने के कारण और कॉलेज से छुट्टी नहीं मिलने के कारण मैंने अपना लेक्चरशिप से रिजाइन कर दिया था। आज हमारे साथ हैं झारखंड के सबसे बड़े विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय के कुलपति। झारखंड में 25 साल के हो चुके हैं, तो हमारा अपना क्या है? अगर हम एक मणिपुर की लड़की के साथ एक चाईबासा के ट्राइबल का शादी करा लेते हैं तो जिनका जेनेटिक डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इनका स्टडी करें, उसका ऑफिस में का स्टडी करें, देखेंगे कि जो F1 है उसके ऊपर दोनों से ज़्यादा हेट्रोसिस आ रहा है, मतलब गेन ओवर पेरेंट आ रहा है। जब तक आप रूरल प्रॉब्लम समझिएगा नहीं, गांव का स्थिति को समझिएगा नहीं, तब तक आप कल IAS बन के क्या कर लीजिएगा? बिल्कुल सर। आपसे पूछें आप आम कहाँ का खाना पसंद करेंगे, आप ही बताइए हमें। बिहार का सर। आप एक जगह पे हमको बैठा दीजिए कि हमको एग्रीकल्चर भी देखना है, सेरिकल्चर भी देखना है, हॉर्टिकल्चर भी देखना है, 5 साल में डेवलप हो जाएगा। साइंटिस्ट में जो सबसे हाईएस्ट लेवल है वहाँ तक हम पहुँचे और हम एज ए डायरेक्टर रिटायर किए। कि आप जिस समय पढ़ते थे उस समय के शिक्षक, उस समय के छात्र और अभी के शिक्षक और अभी के छात्र में क्या बदलाव देखते हैं सर? यहाँ पे जो रिसर्च होता है वो रिसर्च नहीं होता है, वो डिग्री के लिए होता है। उनको PhD लेना है, PhD लेकर किनारे हो गए। टीचर्स का ऑब्जेक्टिव PhD देख के किनारे करना। आज आप हम यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, आप सोच लीजिए कि आप आधा घंटा बिना इंटरनेट के नहीं रह सकते हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो है IIT मद्रास। हमने जब आपके बारे में सर्च किया तो आपके 8 पेटेंट्स हैं और हमको नहीं लगता है कि रांची विश्वविद्यालय में किसी भी ऐसे शिक्षक होंगे जिनका 8 पेटेंट होगा। हमारा कोई भी ऐसा नर्सरी नहीं है पूरे देश में जहाँ पर उसके पास एक लाइसेंस है या उसके क्वालिटी पे कोई कंट्रोल है। आज के समय में रांची यूनिवर्सिटी में कम से कम मेडिसिनल प्लांट पे 50 से ज़्यादा रिसर्च हुए हैं। 50 से ज़्यादा रिसर्च हुए हैं, PhD हुए हैं। अगर वो सही दिशा में गया होता तो झारखंड में कम से कम 2 आयुर्वेदिक फैक्ट्री होनी चाहिए थी। किसान मेला का पर्पज है किसान के फार्मर के प्रॉब्लम को दूर करना है। हमारे ग्रेड में, रांची विश्वविद्यालय ग्रेड के लेवल में झारखंड और बिहार में कोई यूनिवर्सिटी नहीं रहेगा, ये मैं आपको एश्योर आज करता हूँ। एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर एसोसिएशन कि आप कैसे लोग के साथ रह रहे हैं। बिल्कुल उस आप गजेली साथ रहिए, गांजा पीजिएगा, और डॉक्टर साथ रहिएगा तो डॉक्टर बनिएगा। बिल्कुल सर। स्वागत है आप सभी का अनपढ़ के इस नए एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं विद्वत जनों से और अलग अलग मुद्दाओं पे चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ हैं झारखंड के सबसे बड़े विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा सर। इनसे हम बात करेंगे विभिन्न मुद्दों पे, शिक्षा जगत के बारे में और साथ ही साथ इनके करियर के बारे में और इन्होंने कैसे यहाँ तक की सफर को तय किया है, इस संदर्भ में हम बात करेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे अनपढ़ के इस एपिसोड में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर कि आप आज रांची विश्वविद्यालय, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, वहां के कुलपति तक का सफर आपने कैसे किया सर? जोहार। मैं अपना कैरियर एज ए लेक्चरर शुरू किया था। अच्छा। और लेक्चरशिप के बाद सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई कर जाने के कारण और कॉलेज से छुट्टी नहीं मिलने के कारण मैंने अपना लेक्चरशिप से रिजाइन कर दिया था। अच्छा। जो BPSC से हुआ था और फिर हम अपने न सिविल सर्विसेज में हुआ, न लेक्चरर रहे और फाइनली अनएम्प्लॉयड हो गए। मतलब लेक्चररशिप में आप थे, आपने UPSC क्वालिफाई किया और वहां जब गए ज्वाइन करने के लिए उसमें भी क्वालिफाई नहीं किए और फिर आप बेरोजगार हो गए। इतना बड़ा रिस्क लिया आपने? हाँ, रिस्क लिया था क्योंकि सिविल सर्विस में उम्मीद थी हमें और छुट्टी नहीं मिल रहा था। क्वालिफाई किए हुए थे तो पीछे दिल्ली जाना ही जरूरी था। खैर नहीं, हम फिर वैज्ञानिक का नौकरी मिल गई। और ये नहीं कि वैज्ञानिक मेरा चॉइस था, लेकिन नौकरी की जरूरत थी तो वैज्ञानिक की नौकरी मिल गई केंद्रीय रेशम बोर्ड में, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार में। हमने नौकरी ज्वाइन कर लिया। नौकरी ज्वाइन करने के बाद जिस समय नौकरी ज्वाइन किए थे उस समय रांची विश्वविद्यालय के ही MSc के स्टूडेंट रहे हैं, तो उस नाते रांची यूनिवर्सिटी में 3 ही स्पेशल पेपर था, जिसमें मेरा एंटोमोलॉजी था। एंटोमोलॉजी बहुत पुराना सब्जेक्ट था और बहुत भास्ट सब्जेक्ट भी था, लेकिन समय के साथ हम अपने को चेंज करते हुए हम अपने PhD में 86 में हम अपने आप को चेंज कर लिए, तुरंत चेंज कर लिए हम अपने आप को क्वान्टिटेटिव जेनेटिक्स में।
क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स में चेंज करने के बाद फिर समय बदला, तो फिर हम अपने आप को चेंज कर लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, बार कोडिंग में, सीक्वेंसिंग लेवल में हम चले गए। तो जिस तरह से समय का रिक्वायरमेंट था उस तरह से अपने को चेंज करते हुए आगे बढ़े। फाइनली हम साइंटिस्ट में जो सबसे हाईएस्ट लेवल है वहाँ तक हम पहुँचे और हम एज ए डायरेक्टर रिटायर किए। डायरेक्टर रिटायर करने के बाद हमारा रिटायरमेंट के बाद जस्ट हम रिटायर किए थे तब तक हमें बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से कॉल आ गया कि एज ए प्रोफेसर एंड साइंटिस्ट, चीफ साइंटिस्ट आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया जाता है, आप एक बार आके अपना बायोडाटा भेजिए। मतलब जहाँ से शुरू किए थे आप फाइनली वहीं पहुँचे। जिस नौकरी कर रहे थे इन द मीन टाइम कोविड आ गई। कोविड आई तो सबसे पहले अपना घर लोग से चलाया, कोविड खाली। जब घर बैठे तो उस समय वैकेंसी निकला हुआ था, देखे कि वीसी प्रोवीसी का वैकेंसी निकला हुआ है, अप्लाई किए तो देखिए सारा क्वालिफिकेशन हम क्वालिफाई कर रहे हैं, तो अप्लाई किए तो भगवान की कृपा से हमें प्रोवीसी का पोस्ट मिल गया और एज ए प्रोवीसी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग में ज्वाइन कर लिए। वहाँ मैं अपना कार्यरत था, नौकरी कर रहा था। रिटायरमेंट की बात करी, इन द मीन टाइम 2 साल हो भी चुका था। तब तक हमारा यहाँ 1.5 साल हुआ था, तब तक यहाँ के लिए पोस्ट कुछ निकला हुआ था वीसी का, तो मैंने फिर अप्लाई कर दिया था और भगवान की कृपा से हमारा वीसी में हो गया और रांची यूनिवर्सिटी पहुँच गया। बस यही हमारा करियर है, कुछ नहीं है। मैं बहुत सर यही करियर नहीं है सर, ये जहाँ से आपने स्टार्ट किया उस शिक्षा के क्षेत्र में आप उसके उच्चतम लेवल पे हैं। तो उस समय का जो शिक्षा का लेवल था, जब आप पढ़ाई कर रहे थे, इसी विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहे थे और गर्व की बात है कि आप यहीं पे कुलपति थे, तो शिक्षा के स्तर में क्या बदलाव आया है सर? क्या चेंजेस आया कि आप जिस समय पढ़ते थे उस समय के शिक्षक, उस समय के छात्र और अभी के शिक्षक और अभी के छात्र में क्या बदलाव देखते हैं सर आप? जमीन आसमान का बदलाव है। तो क्या बेहतरी की ओर बदलाव है सर, या हम लोग डिटोरिएट कर रहे हैं? बदलाव बेहतरी की ओर है। बेहतरी की ओर डिटोरिएट हम एक ही जगह पे कर रहे हैं कि हमारी रीडिंग हैबिट खत्म हो रही है। स्टूडेंट्स की रीडिंग हैबिट खत्म हो रही है, बच्चे किताब नहीं पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी है। लेकिन आज के समय में जब हम ई कॉमर्स में आ गए हैं, हमारे पास इतने सारे संसाधन हो गए हैं। आज हम यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, आप सोच लीजिए कि आप आधा घंटा बिना इंटरनेट के नहीं रह सकते हैं। बिल्कुल सर। मतलब इंटरनेट आपका बॉडी का पार्ट बन चुका है, आपके लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। तो इंटरनेट से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, इमीडिएट मिल रहा है, उस इंफॉर्मेशन को आप अगर बेहतरीन सोच में लेके जाना चाहेंगे तो आपको फायदा है। आज के समय में जो किताब हम पढ़ रहे थे पहले, उस समय जो बच्चे पढ़ रहे, आज किताब हमारे पास, हमारी लाइब्रेरी में ही करीब 70,000 किताब हमारे पास है जो ई बुक है। हमारे पास करीब 9,000 जर्नल्स ई बुक है। तो उससे क्या फायदा है? बच्चों के, सब बच्चों के पास पासवर्ड है, वो अपने घर में बैठ के किताब पढ़ सकता है। मैंने सारे स्टूडेंट को पासवर्ड दे रखा है, तो वो 70,000 किताब तो उनके हाथ में है। बिल्कुल कि जब कोई रेफरेंस देखना है, आज के समय में हम 5 किताब खोजते थे। हमें याद है कि यहाँ से यूनिवर्सिटी से निकल के हम लोग ब्रिटिश लाइब्रेरी जाया करते थे पढ़ने के लिए, क्योंकि और कोई लाइब्रेरी नहीं थी उस तक का। और ब्रिटिश लाइब्रेरी से पढ़ के हम लोग 8, साढ़े 8, 9 बजे झोला लटका के पैदल चले आ रहे हैं, उसके बाद अपना पढ़ाई करते थे। लेकिन आज जो चीज खोजिए आप सिर्फ मार दीजिए गूगल पर सर्च, आपको तैयार मिल जाता है। तो तैयार मिलने से फायदा क्या है कि बच्चों को नॉलेज इनहेंस कर ही सकता है। बिल्कुल। अब उसका निगेटिव सेंस भी है, पॉजिटिव सेंस भी है। तो हम लोगों का ही काउंसलिंग है कि पॉजिटिव सेंस हो। जहाँ तक टीचर्स का सवाल है, स्टूडेंट्स के साथ आज के समय में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि व्हाई शुड आई कम टू योर क्लास, बिल्कुल, व्हाट यू आर गोइंग टू गिव मी व्हिच इज नॉट अवेलेबल ऑन द विकिपीडिया एंड गूगल। ऑब्वियसली सर, बिल्कुल सर। तो उनको ये बात बतलाना पड़ता है कि हमें अपना परफॉर्मेंस तैयार रखना पड़ता है और हर एक क्लास लेने के लिए हमें अपनी इतनी तैयारी करनी पड़ती है कि बच्चे को ये समझ में आ सके कि जो पढ़ा रहे हैं वो मेरे लिए कितना जरूरी है। और जब ये बातें समझने, तभी बच्चे कॉलेज आएंगे। अदरवाइज बच्चे साफ पूछते व्हाई शुड आई कम टू योर क्लास। अगर आपको घीटा पीटा नोट पढ़ाना है या पुराने मॉडल की पढ़ाई पढ़ानी है तो बच्चे कोई तैयार नहीं है उसको पढ़ने के लिए। दूसरी चीज क्या है कि आज के इस एज में, इलेक्ट्रॉनिक एज में, हम लोग इतने बच्चे भी आगे बढ़ चुके हैं कि आप कुछ अच्छाई भी है, कुछ खराबी भी है। आप कुछ खोजना चाहते हैं तो बच्चे पहले ही जीपीटी चैट पे निकाल लेते हैं। कुछ नोट बनाना है, कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, आप मुंह से बोलिए और तैयार है। बिल्कुल। तो बच्चों का मेहनत और बच्चों का दिमाग, शारीरिक और मेंटल दिमाग नहीं लग रहा है। सिर्फ अब सब कुछ हो गया है इन बेस्ट पे। इससे फायदा भी बहुत है, बहुत फायदा है। हमारे
चाहे एकेडमिक्स हो, सारे स्टूडेंट प्रोफाइल हमारे हाथ में रहता है। हमारे बच्चे आज एग्जाम देने जाते हैं तो अपना अटेंडेंस वहाँ नहीं देते हैं, मोबाइल से देते हैं। वाह, मेरे बच्चे मोबाइल से अपना अटेंडेंस देते हैं। टीचर्स कैंपस में एरिया में आ गए, अटेंडेंस हो गई। वाह, निकले। मतलब काफी आपने अपने विश्वविद्यालय को अपग्रेड कर दिया है सर। हाँ, पेंशन है, सैलरी है, थर्ड जनरेशन में चले गए, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है हमारा। आज के समय में हम लोग अच्छा चल रहे हैं। सारी चीजों को प्रैक्टिकली 6 महीना से हम लोग ट्रायल कर रहे हैं। अब हम इस महीने से उसको एक्सक्लूड कर देने जा रहे हैं। सर, अभी आपने बताया कि छात्र जो है सो इंटरनेट से पढ़ाई करें और सारा कुछ आपने ऑनलाइन कर रखा है। क्या रिसर्च भी जो है सो ऑनलाइन हो रहा है? रिसर्च के बारे में क्या कहेंगे सर? क्योंकि जिस तरीके से आपने अभी बताया कि किस तरीके से आप झोला लेकर के जाते थे और किस तरीके से आप रिसर्च किए और कैसे कैसे बुक्स वगैरह अवेलेबल करवाए। देखिए, रिसर्च बहुत अलग चीज है। एकेडमिक रिसर्च बहुत ही अलग चीज है। रिसर्च को आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, नंबर 1। बिल्कुल। नंबर 2 क्या है कि रिसर्च होता क्या है आज के समय में ये स्टूडेंट्स को पता नहीं है। जी, हमें इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन चूंकि कि मैंने 40 साल रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में ही रहा और बड़े बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिया में इंटरनेशनल फोरम पे मैं हर जगह रिप्रेजेंट किया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिसर्च बहुत अलग चीज है। पहले आपको ये जानना होगा कि आपका रिसर्च का पर्पस क्या है। रिसर्च बहुत तरह का है, चाहे क्वालिटेटिव रिसर्च हो, बिल्कुल, चाहे क्वांटिटेटिव रिसर्च हो, एनालिटिकल रिसर्च हो, लिटरेचर का रिसर्च हो। रिसर्च ये नहीं कि रिसर्च जो एकेडमिक रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च में बहुत फ़र्क है। हम जो रिसर्च करते हैं आज के समय में, यूनिवर्सिटी रिसर्च की बात करेंगे या एकेडमिक रिसर्च की बात करेंगे तो उस रिसर्च का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। हमने जब आपके बारे में सर्च किया तो आपके 8 पेटेंट्स हैं और हमको नहीं लगता है कि रांची विश्वविद्यालय में किसी भी ऐसे शिक्षक होंगे जिनका 8 पेटेंट होगा। आपके दर्जनों इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं, नेशनल पब्लिकेशंस हैं। आपने जिस तरीके से वर्कआउट करके अपने आप को इन्हांस किया, आप अपने बच्चों को इन्हांस करने के लिए इस सेक्टर में क्या कर रहे हैं? और सर, एक चीज इसमें आप और ऐड करेंगे सर, जो आपके यहाँ सैकड़ों बच्चे पीएचडी कर रहे हैं, उनके द्वारा किया हुआ रिसर्च को आप कहाँ लेते हैं सर? हमारे पास 485 रिसर्च पब्लिकेशन है। 485। हाँ, तो 485 रिसर्च पब्लिकेशन के पर्पस ये नहीं कि हम बहुत बड़े, हमारी मजबूरी थी। मजबूरी क्यों थी? हमारे यहाँ का जो रिसर्च का जो सिस्टम था, साइंटिस्ट का जो सिस्टम था, उसमें था कि हमें हर 3 साल में प्रमोशन होता था। हर 3 साल में प्रमोशन हमारा है। अब अगर हम इस 3 साल का 24 तक का मेरा कैरियर खत्म हो चुका, 25 से 28 को हमको अपने बनाने, हमको अपने लिए प्रोजेक्ट लाना है, पब्लिकेशन करना है, पेटेंट लाना है। हमें ऐसे चीज़ों को दिखाना है कि अगले 3 साल में फिर जब हमारा रिव्यू हो तो हमें जो नेक्स्ट स्केल में भेजना है, जो नेक्स्ट ग्रेड देना है, जी साइंटिस्ट, डी से ई से एफ, एफ से जी, तो उसमें हम अपने आप को क्वालिफाई कर पाए। वहाँ सस्टेन करने के लिए आपको रिसर्च करते रहना है, अदरवाइज आपके अंडर में जो आज काम कर रहा है जी, कल आप उसके अंडर में आ जाइएगा। अच्छा, यहाँ पर का क्या सिस्टम है कि यहाँ पर का रिसर्च के पीछे, और हमारी दूसरी चीज क्या थी कि हमारा रिसर्च का था कि एक रिसर्च को जब शुरू करते हैं तो उसको एंड तक पहुंचाना है। ये नॉर्मल रिसर्च का सिस्टम है। यहाँ पर एकेडमिक रिसर्च में क्या फर्क है कि यहाँ पर जो रिसर्च होता है वो रिसर्च नहीं होता है, वो डिग्री के लिए होता है। उनको पीएचडी लेना है, पीएचडी लेकर किनारे हो गए। टीचर्स का ऑब्जेक्टिव पीएचडी देके किनारे कर दिए। मतलब मोटिव यही रह गया है, पीएचडी की डिग्री मिल जाए, दैट्स एनफ। हाँ, जब हमने यहाँ पे बहुत सारे अभी रिसर्च के लिए कुछ स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन भी किया था, टीचर्स स्कॉलर्स को बुलाया भी था, और फॉर्चुनेटली उस समय सरन साहब जिंदा थे। सरन साहब को भी मैंने बुलाया था, नाग साहब को बुलाया था, और हमने तो बच्चों से, जब टीचर से बात की गई, कि स्टूडेंट से बात की गई कि आप क्यों रिसर्च कर रहे हैं, पहले ये तो जाने तुम हो कहाँ। जब ये जानना शुरू किए तो नौकरी के लिए पीएचडी डिग्री हो जाएगा तो लेक्चरर बन सकते हैं। टीचर से पूछे आप क्यों रिसर्च कर रहे हैं, क्यों करा रहे हैं, तो सर प्रमोशन के लिए। तो जब तक ये चीज दिमाग में होगा, रिसर्च नहीं हो सकता है। हमें आज भी हर लेवल पे रिसर्च की जरूरत है। एग्रीकल्चर में चाहे अब क्या है, रिसर्च का कैसे मेथोडोलॉजी होना चाहिए। हम एक टॉपिक लिए, रिसर्च कर लिए। आज के समय भी अगर हम ब्रीडिंग करते हैं तो आप लोग सारे लोग जानते हैं, जैसे आप लोग ये भी जानते होंगे कि सेक्सुअल रिलेशन के लिए एक मेल एक फीमेल की जरूरत है। बिल्कुल सर, सब कोई जानता है कि मेल फीमेल की जरूरत है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि ब्रदर सिस्टर मैटिंग नहीं होनी चाहिए, मेल फीमेल चाहिए?
क्यों? इसलिए जेनेटिक, ये हम समझते हैं कि जेनेटिक डिस्टेंस उनका बहुत कम होगा। जी सर, कम जेनेटिक होगा, डिस्टेंस तो हमें जेनेटिक डिस्टेंस ज्यादा चाहिए। बिल्कुल सर। तो अगर हम लो जेनेटिक डिस्टेंस लेते हैं तो हमको इनब्रीडिंग हो जाएगी। बिल्कुल और हमारा जो क्वालिटी है उसमें डिग्रेडेशन आ जाएगा। जी सर। मतलब जो माँ बाप का कैरेक्टर है उससे बच्चे का कैरेक्टर में नीचे डाउनफॉल आ जाएगा। और हम हाइब्रिड करते हैं। अगर हम एक मणिपुर की लड़की के साथ एक चाईबासा के ट्राइबल का शादी करा लेते हैं तो जिनका जेनेटिक डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इनका स्टडी करें, उसका ऑफिस का स्टडी करें, देखेंगे कि जो F1 है उसके ऊपर दोनों से ज़्यादा हेट्रोसिस आ रहा है, मतलब गेन ओवर पेरेंट आ रहा है जी। मतलब माँ बाप से बढ़िया प्रोडक्ट निकलेगा। तो जेनेटिक डिस्टेंस, अब आइए जेनेटिक डिस्टेंस के लिए, तब हमें क्या करना होगा? पंजाब का, मान लिया हम पंजाब का राइस लिए जी, हम छत्तीसगढ़ का राइस लिए जी, महाराष्ट्र का राइस लिए जी, इधर उड़ीसा का राइस लिए, 5 जगह का राइस लिए जी। अब 5 जगह का, हर जगह तो वेराइटी ऑफ राइस है जी। तो हम अगर राइस की बात करते हैं तो हम मान लिया महाराष्ट्र से 12 तरह का राइस लिए जो बेस्ट क्वालिटी है जी। हम यहाँ से छत्तीसगढ़ से लिए, वहाँ से लिए, सब जगह से लिए। मतलब उसको साइंटिफिक वर्ड में बोलेंगे इकोलॉजिकल पॉपुलेशन, या फिर जो हमारा प्लांट है उसका ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा चाहिए कि ज़्यादा चाहिए। दूसरी बात है कि हम चाहेंगे कि प्लांट हमारा जो, अगर मान लिया अभी 100 दिन में बन रहा है जी राइस, बहुत बढ़िया, तो हम चाहेंगे कि गैस्टेशन पीरियड कम हो जाए, हमारा 40 दिन में बन जाए। हम चाहेंगे कि कम से कम इरिगेशन से मेरा हो जाए। बिल्कुल सर, समझिए। तो बहुत सारा वेराइटी अब लो एजुकेशन के लिए चाहिए। इसके बाद यहाँ पे काम खत्म नहीं हो गया हमने एक प्रोडक्ट बना लिया जी। अब इन प्रोडक्ट बनाने का हमको इमीडिएटली जाना पड़ेगा मल्टी लोकेशनल ट्रायल में। हम महाराष्ट्र में भी ट्रायल करेंगे, छत्तीसगढ़ में ट्रायल करेंगे, उड़ीसा में भी ट्रायल करेंगे। जब सब जगह फार्मर लेवल ट्रायल करते हैं तब हमें बुझाया कि जो हम बनाए थे जी, और महाराष्ट्र में डिटोरिएट कर गया, छत्तीसगढ़ में डिटोरिएट कर गया, फिर वो लैब से लैंड में आएगा, लैब से लैंड में गया, लैंड से फिर लैब में आएगा, फिर उसको इम्प्रूव करेंगे, तब जाकर एक प्रोडक्ट बनता है। दैट इज द रिसर्च। अदरवाइज हम अभी क्या कर रहे हैं, जैसे हम क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर लिए छोड़ दिए। सबसे इम्पॉर्टेंट अभी है जिसके लिए मैं अभी FAO को बहुत स्ट्रॉन्ग लेटर दिया था। FAO के एक हमारा सेमिनार में मैंने ये बताया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट अभी है, सबसे इम्पॉर्टेंट अगर अभी इंडियन एग्रीकल्चर के लिए है तो नर्सरी को लाइसेंसी करना जी। हमारा कोई भी ऐसा नर्सरी नहीं है पूरे देश में जहां पर उसके पास एक लाइसेंस है या उसके क्वालिटी पे कोई कंट्रोल है। कोई कंट्रोल नहीं है। आज आप जाइए नर्सरी, हम आम के पेड़ चाहिए, देखिए बहुत लोग आम के पेड़ लेके जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या है, दोबारा मासी है, ये क्या है, लंगड़ा है, ये क्या फलाना है, ये ढिमका है। और वहाँ जब आप लगाते हैं और 3 साल के बाद देखते हैं कि उसमें से निकल रहा है कुछ बिजू आम मुजफ्फरपुर का लीची है, और जब आप 5 साल के बाद जब पेड़ बड़ा होगा, फरेगा, तो खाली कुछ में है ही नहीं उसमें मैं सही बता रहा हूँ। तो हमारे फार्मर के साथ जो टीचिंग हो रहा है, फार्मर के साथ जो हमारा, जो फार्मर को जो हमारे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उसको हम कैसे रोकेंगे? बड़ा बड़ा गोदाम होता था, उसमें हम लोग रिस्टोर करके रखते थे, अपने बीहन रिस्टोर करके रखते थे। अब उसके जगह पे हम लोगों को पैकेट्स मिलते हैं, सरकार के द्वारा अवेलेबल कराया जाता है। वो जो पैकेट है वो टर्मिनेटर है। अच्छा, वो रिसाइकिल नहीं कर सकते। रिसाइकिल नहीं करेगा तो, लेकिन कहीं तो रिसाइकिल हो रहा है। बिल्कुल सर। पानीपत में, सोनीपत में, करनाल में वही चीज रिसाइकिल हो रहा है। आपको टर्मिनेटर मिला कर दे रहे हैं ताकि आपको फिर अगला साल हमेशा खरीदना पड़े। अच्छा, तो हम फार्मर्स का बेनिफिट कहाँ सोच रहे हैं? हम तो इंडस्ट्रीज, हम तो वो बिजनेसमैन का बेनिफिट सोच रहे हैं। बिल्कुल सर। हमें ऐसा वही हाई यील्डिंग वैरायटी अगर वो फार्मर अपने पास बचा के रख लेता है 20 किलो कि हम इसको अगला बार बिहन के रूप में करेंगे। बिल्कुल सर। लेकिन आज क्या हो रहा है, टर्मिनेटर यूज हो रहा है। आप हमारे झारखंड के साथ कितना बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जिसके लिए हम बहुत 3 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर पाए हैं। कि रिसर्च का जहाँ तक सवाल है, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हम जीरो हैं। आपसे पूछें आप आम कहाँ का खाना पसंद करेंगे, आप ही बताइए हमें। बिहार का सर। नहीं भैया, आप बोलिए भागलपुरी आम चाहिए, समस्तीपुर का आम चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपसे पूछते हैं कि आप लीची चाहिए, बिल्कुल, आप तुरंत बोल दीजिएगा हमें मुजफ्फरपुर का लीची चाहिए। अमरूद पूछते हैं तो आप बोल दीजिएगा इलाहाबाद का है। अगर आपसे हम अगर पाइनएप्पल पूछते हैं तो आप बोलिएगा किशनगंज। बिल्कुल सर, यही सब है। आज हम 25 साल के हो चुके हैं। जी सर, झारखंड में हम 25 साल के हो चुके हैं। तो हमारा अपना क्या है? आपके घर में शादी है, आपको 5 ट्रक फुल की जरूरत है,
कलकत्ता से आ जाएगा, बंगाल से आ जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आपके यहाँ क्यों नहीं फ्लावर कल्चर है, क्यों नहीं आपके यहाँ फ्लोरिकल्चर हो रही है, क्यों नहीं आपके यहाँ हॉर्टिकल्चर हो रही है, क्यों नहीं आपके यहाँ फ्रूट्स लगाए जा रहे हैं? कि आज के समय में कोई भी जमीन उसर नहीं रह गया है, वेस्टलैंड कुछ नहीं रह गया। ICAR ने डेवलप कर दिया है कि कोई भी वेस्टलैंड को आप यूज कर सकते हैं। बावजूद हम इतना पीछे क्यों हैं? 25 साल हमारी उम्र हो चुकी है, झारखंड का 25 साल हो चुका है, लेकिन हमारे पास इसलिए नहीं है कि न तो हमारा प्रॉपर रिसर्च है। मतलब आपके हिसाब से सर PhD का थीसिस लिखना, PhD का रिसर्च नहीं? रिसर्च है जी, हम ये नहीं कह रहे रिसर्च नहीं है, लेकिन जो रिसर्च आउटकम्स नहीं आ रहा है। जो रिसर्च, मान लिया हमने एक PhD करके एक टॉपिक को लेकर हम एक एंड तक आए जी, लेकिन यहाँ पे जो छोड़ दिए बीच में, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम टीचर का ये जिम्मेवारी बनता था कि अगला स्कॉलर को यहाँ से लेकर आगे चले। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन होता क्या है कि यहाँ से यहाँ आए छोड़ दिए, यहाँ से यहाँ आए छोड़ दिए। आज के समय में रांची यूनिवर्सिटी में कम से कम मेडिसिनल प्लांट पे 50 से ज्यादा रिसर्च हुए हैं। 50 से ज्यादा रिसर्च हुए हैं, PhD हुए हैं। अगर वो सही दिशा में गया होता तो झारखंड में कम से कम 2 आयुर्वेदिक फैक्ट्री होनी चाहिए थी, 2 आयुर्वेदिक फैक्ट्री होनी चाहिए। बिल्कुल सर। सर आपके भी काफी सारे रिसर्च हैं सर इस तरीके के प्लांट्स पे, उसके बारे में कुछ जानकारी उपलब्ध कराइए सर, क्योंकि आपने जो रिसर्च किया उसको तो जगह तक पहुंचाया। जो जानकारी हम लोगों को उपलब्ध है कि आपके बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स हैं जो अभी मार्केट में सेल आउट हो रहे हैं, उसके बारे में कुछ। आपको ये बात समझना पड़ेगा कि आप अगर एंड तक जाएंगे तो बहुत उसका वैल्यू बढ़ जाता है। और रिसर्च आप यहाँ से स्टार्ट किए हैं और यहाँ से प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और इस ऑब्जेक्टिव को लेके अगर 3 साल में नहीं हुआ 2 साल एक्सटेंशन लेंगे, आगे एक दूसरा करेगा 5 साल करेंगे, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और जब आप पेशेंस रखेंगे आप सक्सेस हो जाएंगे। हम तसर इंस्टीट्यूट में काम कर रहे थे, तो मान लिया तसर का जो सिल्कवर्म की बात छोड़ दिया, अगर प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स, उसका जो फूड प्लांट जिसको वो खाता है वो अर्जुन और आसन है। जी सर। अर्जुन के बारे में आप लोग सब जानते होंगे कि अर्जुन का बहुत ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू है, प्लांट है। और उसका इतना सा छाल भी लोग आके बूढ़े बुजुर्ग मांगते हैं, हमको इतना छाल दे दीजिए, उसको गर्म पानी करके पियेंगे, हार्ट का प्रॉब्लम दूर होता है, बहुत सारी चीजें थी। उसको जब आप स्टडी करना शुरू किए, अब आपका बहुत सारा स्टडी करना है। अब आप बताइए कि अर्जुन का पेड़ जंगल में आप देखिएगा, यहाँ से वहां तक जहाँ भी वाटर लविंग प्लांट है लगा हुआ है। अगर हम वो सीड को कलेक्ट करके ले आएंगे, उस सीड का हमको क्या वैल्यू मिलेगा? हमें तो सीड चाहिए किस तरह का। अब हमारा सीड के साथ साथ हमको ये भी रिसर्च चाहिए कि जो पेड़ 5 साल में तैयार हो जा रहा है, हम उसको 3 साल में तैयार कर लें। बिल्कुल सर। हमको ये भी देखना होगा कि ड्रॉट रेसिस्टेंट प्लांट तैयार हम कर सकें, कम से कम पानी में तैयार कर सकें। बिल्कुल सर। कम जहाँ पे अच्छा सॉइल नहीं, हम बलुआही सॉइल में तैयार कर सकें। तो इन पहले हमारा रिसर्च का काम तो ये होना चाहिए। इस तरह करने नर्सरी तैयार हुआ। नर्सरी तैयार करने के बाद हमारा जो अर्जुन का सीड है, वहां पे हम फिर जाएंगे कि 2 मदर टाइप चाहिए। तो 2 मदर टाइप चाहिए जो हाई यील्डिंग वैरायटी हो, लो गेस्टेशन हो, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छा हो। जब उसका पत्ता का न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छा होगा तो हमारे सिल्कवर्म का हेल्थ ग्रोथ अच्छा होगा। बिल्कुल। तो हर चीजों को जब हम लेकर आगे बढ़ने लगते हैं, अंत में आप इवन यहाँ तक आ जाइए कि आप अर्जुना लिस्ट बना सकते हैं अर्जुन के पेड़ से। बिल्कुल। कॉमर्शियलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। आप अर्जुन का पत्ता और छाल लोग मांग रहे हैं, अगर आप टैबलेट बना लीजिए, टैबलेट का कॉस्टिंग कितना पड़ेगा? 15 पैसा, 18 पैसा, 20 पैसा ज्यादा पड़ेगा नहीं। बिल्कुल सर। तो आप एक मेडिसिन बना लेते हैं और आप हार्ट के पेशेंट को अगर सप्लाई करना शुरू कर दें तो एक बहुत बड़ा कॉमर्शियलाइजेशन होगा। बिल्कुल सर। आपके प्रोडक्ट को, आपके रिसर्च को जब आप एक प्रोडक्ट लेवल पे आते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि उसका पेटेंटिंग होता है। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेटेंट करती है। NSDC के पेटेंटिंग के बाद अगर वो पेटेंट हो जाता है और अगर वो यूज का है, तब वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको कॉमर्शियलाइज करती है। कॉमर्शियलाइजेशन के लिए आपको एक अमाउंट देती है कि मान लिया आपको इतना बड़ा आपको हम पैसा देंगे, और साथ में हम कॉमर्शियलाइज प्रोडक्ट आपका हम टेक्नोलॉजी हम उसको देते हैं। टेक्नोलॉजी मान लिया जैसे आज के समय में अगर आयुर्वेदिक ढंग से बताया तो आपको वायरस कंट्रोल करने का जो सबसे अच्छा चीज है, उसमें 3 चीज है, एलोवेरा, चिरैता और भूमि आंवला। इस 3 का कॉम्बिनेशन वायरस के इससे बढ़िया कोई दवाई नहीं है। अब इसमें कितना चिरैता पड़ेगा, कितना भूमि आंवला रहेगा, क्या एलोवेरा रहेगा? बिल्कुल। उसको स्टडी करने के लिए आपको कम से कम
300 तरह का सैंपल बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सर। और उस 300 तरह का सैंपल को आप बना के यूज करते करते 10-50 पर आएगा, 50-40 पर आएगा, 30 पर आएगा, 8 पर आएगा, 10 पर आएगा, 2 पर आएगा। अब वो जो आपका है अपना कि हम इतना ये देंगे, इतना ये देंगे, इतना ये देंगे, XYZ देंगे, वही आप कल कॉमर्शियलाइज करते थे, इंडस्ट्री को देते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है। वहां पर आपको ये भी बताना होगा एलोवेरा का क्या क्वालिटी होगा, भूमि औला का क्या, उसके भी तो बहुत सारे बहुत वैरायटीज है। तो इन चीजों को जब तक हम ध्यान नहीं देंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और वहां पे हमें ध्यान देने के लिए हमें सबसे पहले नर्सरी को हम बहुत ज्यादा हम इस पे पड़े हुए हैं कि नर्सरी को हम लाइसेंसी करें। बिल्कुल सर। सर आपने तसर में काफ़ी दिनों तक काम किया सर, और तसर को झारखंड में तसर को जो है सो जहाँ पे 400 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन था उसको आप 5000 मेट्रिक टन तक लेके गए सर, ये कैसे कर पाए सर? और अब फिर वही डाउनफॉल अगेन, हाई यील्डिंग वैरायटी पे हमारा ध्यान था। सीड हमारा ऐसा होना चाहिए जिसका कि हैचिंग 90-95% हमें मिले। अगर हम 200 अंडा है और 90 तो 180 कीड़ा मिलेगा। और उसके बाद उसको रेयरिंग का टेक्नोलॉजी देना है, उसको जहाँ पे कहीं पे डिजीज हो, हमारा पेस्ट प्रीडेटर चूंकि आउटडोर है तो एंटोमोलॉजिस्ट लोग उसके पेस्ट प्रीडेटर को भी कंट्रोल के लिए टेक्नोलॉजी देंगे, उसके पैथोलॉजी के लिए देंगे। कभी आप देखिए पत्ता मुड़ने लगा, लीफ कर्निंग होने लगा, तो उन चीजों को समझाना। अभी मैं लोहरदगा जा रहा था, देखे थे बहुत सारा हल्दी वगैरह का पेड़ सब लगाए हुए था, हल्दी लगाए हुए था, उसका लीफ कर्लिंग था। तो देखा फार्मर लोग भी था, तो हम गए गाड़ी से, उन्होंने बताया कि यार इसमें ऐसा करो ना, ये तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो उसको नहीं समझ आ रही पत्ता का मुड़ा ठंडवा से मुड़ रहा नहीं, लीफ कर्लिंग इज ए वायरल डिजीज, उसको संभालना होगा। बिल्कुल सर। तो उन चीजों को अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। और सेकेंड चीज क्या है कि फार्मर्स को सिर्फ एक चीज से मतलब रहता है कि प्रोडक्ट तैयार हुआ और पैसा मिल जाए। बिल्कुल सर। पैसा मिल जाए, तो उसका अगर आप ध्यान रखेंगे उसको कि उसको पैसा दे दें और उसका पैसा मिल जाए, उसका मार्केटिंग प्रॉपर हो जाए, तो फार्मर कुछ भी करने को तैयार है। बिल्कुल सर। और उस समय में फार्मर्स को उसके घर से ही हम लोग प्रोडक्ट उठा लेते थे। उसके लिए एक रॉ मटेरियल बैंक था, बैंक का काम था ट्रक लेकर जाना और साथ में कैश लेकर मतलब आपके समय में जो सिल्क का प्रोडक्ट था वो बैंक परचेस कर लेते थे? उसके नहीं, तसर का ही बैंक था, रॉ मटेरियल बैंक। तसर का बैंक, रॉ मटेरियल बैंक बनाए थे और वहाँ पे सारा का सारा एक और गवर्नमेंट की तरफ से रेट फिक्स कर देते थे कि ये रेट है। उससे क्या है कि प्राइवेट महाजन से अगर खरीदने जाते थे, हमारा हर जगह पे बैनर लग जाता था, पर्चा बढ़ जाता था। ये सारा एक्सटेंशन एक्टिविटीज का पार्ट है। उससे क्या होता था कि अगर फार्मर देखा गया ये तो हमको दे रहा है 200 रुपया और सरकार के यहाँ से हमको मिल रहा है 220 रुपया, अच्छा, तो वो सरकार के यहाँ ही चलाता था। बिल्कुल सर। हमारा अपना भी काउंटर लगा हुआ है, आया कोकून रखा, पैसा लिया गया, आया कोकून रखा, नाम पता लिखे, पैसा दिए, कैश पैसा देते चले गए। तो उससे क्या था कि फार्मर्स को गवर्नमेंट पे बिलीव थी। बिल्कुल सर। नहीं तो आज फार्मर्स क्या है कि जो चीज हम 200 रुपया में खरीद रहे थे, फार्मर उसको 50 रुपया में खरीद लेता है, महाजन 50 रुपया में खरीद लेता है। और महाजन ट्राइबल एक्सप्लॉयटेशन थ्रू महाजन सबसे ज्यादा है। बिल्कुल सर, सबसे ज्यादा है। महाजन को एक समय था कि हमारे महाजन नमक के बदला चिरायता लेते थे, ड्राई फ्रूट्स लेते थे, जंगल का माइनर प्रोडक्ट के बदले में नमक देते थे। ये भी हमारे यहाँ था। हमारे यहाँ ये भी रहा है महाजन का कि आप बाटा का चप्पल देखते हैं, जहाँ जूता का दुकान नहीं था, 12 रुपया 95 पैसा हमारे लिए चप्पल का दाम है। हम लोग जब पहनते थे तो जुबली वगैरह 12 रुपया 95 पैसा मिलता था, 12 रुपया 95 पैसा दाम है। तो 12 रुपया 95 एक देता था, एक चप्पल। हाँ, 12 रुपया 95 इसका, 12 रुपया 95 इसका। ओह माय गॉड। तो इस तरह के एक्सप्लॉयटेशन होते थे। आप पहला देखिएगा किरासन, आप बहुत कुछ पिक्चर में भी देखे होंगे, किरासन तेल का टोटी के पीछे से कैसे दबाया हुआ है, सर। पहला कैसे किया हुआ है। तो इन चीजों को संभालने के लिए आपका अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत ज्यादा जरूरी है फार्मर के लिए। उसके लिए आप फील्ड डे करें, आप फार्मर्स डे करें, किसान मेला करें। किसान मेला का पर्पस ये नहीं, किसान मेला का पर्पस है किसान के, फार्मर के प्रॉब्लम को दूर करना है। और ये हमारा हमेशा का एक्टिविटी होनी चाहिए कि फार्मर्स डे हो। फार्मर्स मतलब साइंटिस्ट ग्रुप एग्रीकल्चर के नहीं है, साइंटिस्ट जाइए आप किसान के पास, वहाँ जाइए, वहाँ से बात कीजिए उनसे क्या प्रॉब्लम आ रही है। आपके हिसाब से जब तक एजुकेशन को डायरेक्ट फील्ड्स के साथ में कोलैबोरेशन सही तरीके से नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। आप बोलिए हमें 25 साल में आपके पास एक ठो आम का हूँ, बता दिए कि आप चरही का आम खरीद लें कि बधी का आम खरीद लें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम इसलिए कुछ नहीं कर पाते हैं कि लैब टू लैंड प्रोग्राम नहीं है। लैब टू लैंड
हाँ, जब तक कि एक प्लानर सही जगह पे नहीं बैठ जाए और वो प्लानिंग करके कोऑर्डिनेट नहीं करना शुरू कर दे। आप एक जगह पे हमको बैठा दीजिए कि हमको एग्रीकल्चर भी देखना है, सेरिकल्चर भी देखना है, हॉर्टिकल्चर भी देखना है, 5 साल में डेवलप हो जाएगा। वो हमारे बात सुनने के तैयार मेरे अंडर में होंगे, 5 साल में डेवलप हो जाएगा। हमको बनाना पड़ेगा प्लानिंग। हम आज इतने स्टूडेंट घूम रहे हैं, हम उनको एक्सटेंशन ऑफिसर्स बना सकते हैं, एक्सटेंशन एक्टिविटीज में उनको लगा सकते हैं, उनको पैसा देंगे, वो काम करेंगे। लेकिन वो काम तब करेंगे जबकि उनको कोई बताने वाला उनको क्या काम करना है। जब किसी को पता ही नहीं कि क्या करना क्या है, पता ही नहीं, करना ही नहीं तो यही सब प्रॉब्लम है। इसलिए जहाँ प्रोडक्ट डेवलप करने लगी है आप, जहाँ पे आप फार्मर को सही पैसा देने, जैसे कि हमने फार्मर को बताया था उस समय, अब आप छोटी छोटी चीजों को प्रॉब्लम रिसर्च होता क्या है, रिसर्च ये होता है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। हम बात कर रहे हैं आपसे 96-97 का। सिल्क तो बहुत मुलायम चीज है। अगर सिल्क पहनने से आपको शरीर में इचिंग हो रहा है, क्यों हो रहा है? बिल्कुल, मान लिया इचिंग हो रहा है, सिल्क तो एकदम हम देख रहे हैं कि प्योर सिल्क है, उसे इचिंग लोग ऐसा कंप्लेन कर रहे हैं। तब हमें समझ में आया कि जो डाई है इसके अंदर, जो केमिकल डाई से हम कलर किए हैं, वो डाई सही नहीं, स्किन फ्रेंडली नहीं है। अब स्किन फ्रेंडली नहीं है तब हमको क्या करना होगा? हमें डाई ऐसा बनाना पड़ेगा जो डाई हमें स्किन फ्रेंडली हो। तब पुदीना लिए, मिंट डाई बनाए, ओनियन लिए, प्याज से डाई बनाए, पलास लिए, फ्लावर से डाई बनाए, वो डाई ये स्किन फ्रेंडली हो गया। लैक से डाई बनाए, तो कहाँ से आया? जब यहाँ पे ईचिंग हो रहा था वहां से प्रॉब्लम आया। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन में क्या किए हम लोग कि नेचुरल की तरफ से लेकर है। जब हम लोग फ्रूट से डाई बनाने लगेगा, मिंट से डाई बना लेगा, और बहुत अच्छा डाई बनता है, वो डाई आप पेटेंट कर लीजिए, आपका कोई नहीं बना सकेगा। हल्दी से बढ़िया डाई कौन सा है? कोई नहीं है, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। सेकंड क्या हुआ कि प्रोडक्शन तक तो हम लेकर आ गए, अब उस प्रोडक्शन को उनको रोकना था। रोकने के लिए करीब हमारे पास यहाँ पे आज के समय में झारखंड में उसमें 3 लाख फार्मर थे, और 3 लाख फार्मर को के साथ रीलर्स भी हैं। बिल्कुल, जो कोकून प्रोडक्शन के बाद धागा करेगा, वीविंग करेगा, रीलिंग करेगा, डाइंग करेगा, पूरा टीम आपको चाहिए। हर जगह पे, हर गांव में उनके लिए पिकअप सेंटर होना चाहिए। किया गया, नॉट ओनली पिकअप सेंटर किया गया। आप इनको रीलिंग कीजिए, आप अपने गांव में मशीन दे रहे हैं, मशीन के साथ साथ आपको हम इनपुट दे रहे हैं, और आपका जो सोसाइटी आपको बना रहे हैं या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहे हैं, उसके मालिक आप हैं, सेक्रेटरी भी आप हैं, प्रेसिडेंट भी आप हैं, सब कुछ आप हैं। अब क्या है कि अगर आप 8 घंटा काम करते हैं, 200 ग्राम हमारा कर दीजिए, धागा निकाल दीजिए, हम 200 रुपये दे देंगे आपको। सुबह में 5 बजे से महिलाएं लग जाती थी। बच्चा लोग उठा, स्कूल जाना है, आ गए घर, खाना बनाई, खिलाई, फिर आके अपना काम करने लगे, नहाई धोए, बच्चा लोग को स्कूल से आना है, फिर आगे। जो बैठ के धूप में एक दूसरे का चुगली करती थी, वो 100% खत्म हो गया। अब एक घर को हम बहुत पैसा नहीं दे पाते थे, लेकिन 4000 5000 वो महिलाएं एक महीना का, सास भी कमा ली 4000, बहू भी कमा ली 4000, बेटी भी कमा ली 4000, तो वो बाहर का माइग्रेशन खत्म हो गया था। वाह। और वो इमीडिएटली हम खरीद लेते थे, हम ले लेते थे। वाह। तो वहां से लिंकेज, जो हम पहले तो फॉरवर्ड लिंकेज में उनको सामान दिए और उसका प्रोडक्ट हम ले लिए। वाह, मतलब आपने उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया और उनसे फिनिश्ड आइटम भी ले लिया। तो उनको जरूरत क्या था? जो मैन पावर लग रहा था, बस उनको शुरू में 15 दिन में पैसा देना शुरू किए, हफ्ता दिन में पैसा देना शुरू किए, और धीरे जब उनको विश्वास, वो खुद कहने लगी, भैया हम लोग को 1 महीना में दीजिए एक बार पैसा, 1 महीना में ले लो, और सारा पैसा अकाउंट में जाता था। तो ये जब आपको फेथ आ जाएगा ना, तब आपका प्रोडक्ट आगे बढ़ने लगेगा, और साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपके गांव में तसर किसी कर रहा है, जो कपड़ा बना रही है, वो कनाट प्लेस में कैसे बिकेगा, बेंगलोर में कैसे बिकेगा, मार्केटिंग आपको बॉम्बे में कैसे बिकेगा, इसका भी ध्यान रखना है। उसके लिए ये आपका काम है कि आप NSDC को ला रहे हैं, आप नेशनल फैशन टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं, उनसे डिजाइन कैसा डिजाइन चाहिए, आपको हेल्प की जरूरत है, तब वहां पर आप रिसर्च करते हैं। आपको उस तरह का मशीन चाहिए, आप IIT को पकड़िए, वो ऐसा बना दो। क्या बात। वो सामान, उस तरह का जो प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है,
वो फार्मर तक देते हैं, वो बीवर से बनवाते हैं, तब उसका मार्केटिंग हम कनॉट प्लेस में करते हैं। तो ये चीजों को नहीं समझेंगे तो नहीं, रिसर्च का भी सक्सेसफुल नहीं होगा। ये आपको पूरा का पूरा साइकिल समझना पड़ेगा कि आप कहाँ से सीड उठाए हैं और कहाँ से आप मार्केटिंग करके अंबानी की वाइफ को साड़ी पहना देना। अरे क्या ये जहां तक आप आ जाइएगा तभी आपका सक्सेस है। बिल्कुल सर। सर आज आप रांची विश्वविद्यालय के कुलपति हैं सर, और आपने बहुत कुछ किया रांची विश्वविद्यालय के लिए। अब आखिर में आप क्या चाहते हैं, किस तरीके के छात्र चाहते हैं सर जो रांची विश्वविद्यालय में हों, और शिक्षकों से क्या अपेक्षाएं हैं आपकी, और रांची विश्वविद्यालय को कहाँ आप चाहते हैं कि वो 2047 का आप बार बार एक एम रखते हैं? सिस्टम ऐसा बन गया है ना कि उस सिस्टम को जब तक सुधारे ही नहीं। पहले के समय में, हम लोग के समय में, ये लैब में रात भर लाइट जला रहता था, रात भर लाइट रहता था। हम लोग को अगर मशीन कम था, स्टूडेंट ज्यादा था, प्रोजेक्ट ज्यादा, सिंसियरिटी ज्यादा थी, बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं थी, 2 बजे रात में टाइम मिलता था, हम लोग हॉस्टल से चले आते थे, 2 बजे रात में आकर अपना मैं काम करके चले गए। लेकिन आज के समय में क्या है कि इतना ज्यादा ये हो गया, टीचर्स भी बहुत ज्यादा समय रिसर्च पे नहीं दे पा रहे हैं। टीचर्स की कमी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कमी है टीचर्स की। तो उस स्टेज में जब आपका जो विजन की बात कर रहे हैं, जब हम उस विजन को देखें, जब हम नैक को ही समझना शुरू किए, ठीक है, अभी मेरा नैक का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन मैं इतना उम्मीद जरूर करता हूँ कि झारखंड बिहार में तो मैं टॉप पे रहूंगा, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ। झारखंड बिहार में हमारे ग्रेड में, रांची विश्वविद्यालय ग्रेड के लेवल में झारखंड बिहार में कोई यूनिवर्सिटी नहीं रहेगा, ये मैं आपको एश्योर आज करता हूँ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सर। तो कहाँ से हम लेकर, अगर हम 2.5 साल 2 साल में 3 कदम ऊपर, 4 कदम ऊपर उठ जाते हैं, बिल्कुल, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल सर। उसी तरह से आने वाले समय में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, अभी तो 2-2.5 साल में तो सिर्फ एक सिस्टम पे जो ट्रैक पे लाए हैं, ट्रैक पे ले आए हैं। आज आप हमारे यहाँ देखिएगा तो मेरे 4:30 बजे 5 तक क्लास चल रहे हैं, रेगुलर टीचर्स हैं, फील्ड में जा रहे हैं। स्टूडेंट्स को आज के समय में हम कंपलसरी कर रखा है कि तुम्हारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आगे जब तक आप रूरल प्रॉब्लम समझिएगा नहीं, गांव का स्थिति को समझिएगा नहीं, तब तक आप कल IAS बन के क्या कर लीजिएगा। बिल्कुल सर। और गांव डेवलप नहीं कीजिएगा तो शहर डेवलप नहीं होगा। जी सर। डेवलपमेंट गांव को ही करना है। बिल्कुल। दूसरी चीज क्या है कि किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए। जी। आज के समय में नौकरी बहुत कम है। जी। तो बहुत सारा चीजें हैं जो हम आगे लेकर बढ़ रहे हैं, जैसे स्टार्टअप एंड इनोवेशन। अच्छा, आज देखिए एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर एसोसिएशन कि आप कैसे लोग के साथ रह रहे हैं। बिल्कुल सर। उस आप गजेली साथ गाना पीजिएगा और डॉक्टर साथ रहिएगा तो डॉक्टर बनिएगा। बिल्कुल सर। हमने सबसे पहला काम किया कि बड़े बड़े IIT के साथ कोलैबोरेशन शुरू किया। जी सर। अब IIT मद्रास वर्ल्ड का सबसे बड़ा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो है IIT मद्रास, वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 1, जो आज अपना कैंपस US में खोल रहा है, कनाडा में खोल रहा है, फ्रांस में, इंग्लैंड में जो कैंपस खोल रहा है अपना IIT। IIT से हमने कोलैबोरेशन किया और IIT के साथ हम डिस्कशन शुरू किए। तो अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ समझिएगा, बहुत सा ऐसा जगह पे है कोयला में आग लगा हुआ है। जी। कोयला में आग लगा हुआ है, लेकिन इस तरह का माइंस का स्थिति है कि वहां तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच सकती है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सर। पतले पतले गली हैं। जी। आग लग गया। जी। क्या कर लीजिएगा, ये प्रॉब्लम है आपके साथ। ये प्रॉब्लम अगर आप समझिएगा, प्रॉब्लम को ठीक से स्टडी किया था, वो लगेगा कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। जी। और जब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना चाहिएगा, तब हम लोगों ने IIT के साथ एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट लिया। जी। फंड CCL से लिया। जब तुम्हारा कोड इंडिया के लिए कर रहे हैं काम। वाह क्या बात। तो ड्रोन के थ्रू हम किस तरह ड्रोन को डेवलप करके, किस तरह का ड्रोन के थ्रू हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, आगे बढ़ गए। उसने फंड दिया। तो आज हम IIT मद्रास के साथ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट में हैं। हमारा IIT धनबाद के साथ हमारा कोलैबोरेशन है। ये लोग हमारा स्टार्टअप डेवलप करना चाहते हैं। स्टार्टअप डेवलप करना चाहते हैं ये लोग, हमारे लिए इनोवेशन सेंटर बना रहे हैं। पैसा का जहाँ तक सवाल था, हम CSR फंड लिए, हमारे पास तो गवर्नमेंट PMO तो दिया नहीं, तो हमने CSR से फंड लिया
अब CSR से मान लिया हमें 300 करोड़ की जरूरत है, तो वो 300 करोड़ रुपये हमने कोल इंडिया से जरूर लिया, लेकिन वो पैसा हम नहीं लिए। वो पैसा हम बोलेंगे आप IIT चेन्नई को दे दीजिए, IIT मद्रास को दे दीजिए, आप IIT धनबाद को दे दीजिए। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं, हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। उनका टेक्नोलॉजी है वो डेवलप कर देंगे हमारा। हम लैंड दे दिया वो कर लेंगे। NSDC के साथ हमारा हुआ अभी MOU, NSDC के साथ हमारा अभी 8000 स्टूडेंट्स का हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है फॉर इनोवेशन। छोटा छोटा काम जब करने लगेगा और उसको फॉरवर्ड लिंक बैकवर्ड लिंक से हम जोड़ लेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो बच्चे नौकरी की तरफ नहीं जाएंगे और नौकरी देने वाले बन जाएंगे। क्या बात है, बन जाएंगे। बिल्कुल सर। और रिसर्च को एंड तक कैसे पहुंचाना है, उसके लिए सही व्यक्ति की जरूरत है, विजनरी आदमी की जरूरत है। बिल्कुल सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने छात्रों के लिए, रिसर्च के लिए, और किस तरीके से हमारा स्टेट राइज करेगा और कैसे किसानों तक जो है उसका फायदा पहुंचे, इसके लिए आपने बखूबी जानकारी दी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। जोहार।